दोस्तों, हम इंसानों में किसी भी नई चीज़ के बारे में जानने की एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है। इसी नेचुरल टेंडेंसी के कारण नई नई डिस्कवरी होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए या फिश को पानी में तैरते हुए कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा कि क्या इंसान भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकता है या मछलियों की तरह पानी में तैर सकता है। तो इसी सोच ने, इसी विचार ने आगे जाकर एरोप्लेन और शिप को डेवलप कर दिया। तो दोस्तों, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है या नई चीज़ इन्वेंट होती है तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उस कॉन्सेप्ट या उस चीज़ के बारे में सबसे पहली बात किसने कही थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में। सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से बात करने वाले कौन थे? दोस्तों, वो व्यक्ति थे, वो आदमी थे डाल्टन। डाल्टन ने ही एटम से रिलेटेड अपनी बातों को साइंटिफिक तरीके से लोगों को सामने रखा। तो आज हम देखने वाले हैं कि डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या क्या बातें कही और इन्हीं बातों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमको पहले से ही पता थी, अगर आपने इस पूरी सीरीज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल के सारे वीडियो को आपने अच्छे से देखा हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट यह कहता है कि कोई भी मैटर, अब वो मैटर चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल को ही हम एटम्स कहते हैं। क्लियर? अब मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इस पर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिए। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और इन्हीं छोटे पार्टिकल को एटम्स नाम दिया गया। क्लियर? अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैंने दो सोडियम के दो टुकड़े ले लिए, ये भी सोडियम है और ये भी सोडियम है, तो इस सोडियम के टुकड़े में बहुत सारे Na के एटम होंगे, क्योंकि अपने को पता है हर चीज़ किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे एटम है। सोडियम एलिमेंट में बहुत सारे किसके एटम होंगे, सोडियम के ही तो होंगे, यानी बहुत सारे Na यहाँ पे होंगे। और दूसरा टुकड़ा लिया, वो भी मैंने किसका लिया, सोडियम एलिमेंट का लिया, और इस सोडियम एलिमेंट में सोडियम के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे भी Na है, यहाँ पे भी Na है, तो इनकी नेचर और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सेम होगी। सेम एलिमेंट में जो एटम होते हैं उनका नेचर भी कैसा होगा, सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक सोडियम का टुकड़ा मैंने लिया, ये भी एक सोडियम का मैंने टुकड़ा लिया, तो यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी बहुत सारे Na, इस ये सोडियम भी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, और ये सोडियम भी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्टनेस क्या होगी, एक प्रॉपर्टी हो गई ना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पे Na का एटॉमिक मास कितना होगा, 23, तो यहाँ पे भी Na का एटॉमिक मास क्या होगा, 23। तो हर टाइप की प्रॉपर्टीज़, चाहे मास हो, चाहे और भी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी, सेम होगी, उनका मास भी कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एक सोडियम का टुकड़ा लिया और एक आयरन का टुकड़ा लिया। क्लियर? सोडियम के टुकड़े में सोडियम के बहुत सारे एटम होंगे और आयरन के टुकड़े में आयरन के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा एटम है, Na, यहाँ पे कौन सा एटम है, Fe। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, जबकि Fe का एटॉमिक मास कितना होता है, 56। तो मास कैसा हो गया, अलग हो गया। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी या अलग होगी, प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। सोडियम तो कैसा होता है, सॉफ्ट, जबकि आयरन कैसा होता है, हार्ड। तो दिखती बात है, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है, ये सोडियम हो गया या आयरन हो गया, तो इन दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दो क्लास है, एक क्लास फर्स्ट है और एक क्लास 12th है। तो फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं उनका नेचर, उनका बिहेवियर एक जैसे ही होगा।
जबकि जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उन 12th क्लास के बच्चों का नेचर बिहेवियर एक जैसा होगा। लेकिन क्या फर्स्ट क्लास और 12th क्लास के बच्चों का बिहेवियर आपस में या नेचर आपस में सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। 12th क्लास के बच्चे हैं वो फैशन को और MTV और इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जबकि फर्स्ट क्लास के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों का आपस में नेचर बिहेवियर सेम होगा। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके आपस में नेचर बिहेवियर सेम होगा। लेकिन फर्स्ट क्लास और 12th क्लास दोनों को बच्चों का अगर हम देखें तो दोनों के बच्चों का नेचर और बिहेवियर आपस में कैसा होगा? डिफरेंट होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम एलिमेंट के एटम का बिहेवियर नेचर सेम होगा, जबकि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज नेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर? अब अगला पॉइंट ये क्या कहता है, इधर देखिए, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में हमेशा फिक्स रेशियो में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एलिमेंट के जो एटम जो कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो हमेशा कैसा होगा? फिक्स। और रेशियो हमेशा अपने को किसका लेना है? उनके मास का लेना है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये H2O क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। अब इधर देखिए, H2O में हाइड्रोजन कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इधर देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन के मास की बात करूं तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन एक ही है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो अगर मैं इनके मास रेशियो की बात करूं तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 16 के रेशियो में, यानी 2:16 रेशियो में। अब अपने को पता है कि हमेशा अपन रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 और 16 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। 2 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों, ये 2 से डिवाइड होगा तो 1, ये 2 से डिवाइड होगा तो 8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में हमेशा कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? वाटर का, यानी H2O मॉलिक्यूल, H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। चाहे H2O को आप किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी जगह आप H2O को बनाओ, हमेशा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कितना रहेगा? 1:8। और इसी बात को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बच्चे 12th क्लास कर लेते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दोनों सेम होते हैं कि अलग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं चलता है। तो इधर देखिए, कुछ अलग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक टाइप का केमिकल चेंज है जिसमें सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी C+O2 गिव CO2, आपको पता है एरो के इस तरफ जो भी होता है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और इस साइड वाले हमेशा क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पे कार्बन था, रिएक्टेंट साइड में यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो गया ना। कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ किस किस से मिलकर बनी होती है। तो इधर तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग टाइप की केमिकल स्पीसीज़ है, और इधर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग टाइप की केमिकल स्पीसीज़ है। ये तो है कार्बन और ऑक्सीजन, जबकि बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नई चीज़ बन गई ना, नई केमिकल स्पीसीज़ बन गई। तो जब किसी केमिकल चेंज में नई केमिकल स्पीसीज़ बन जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जबकि एक एग्जाम्पल देखिए, H2O आइस है, आइस को थोड़ा गर्म किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस को भी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? H2O से ही रिप्रेजेंट करोगे। और लिक्विड वाटर को भी किससे रिप्रेजेंट करोगे? H2O से ही करोगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या? बिल्कुल सही, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। पहले भी H2O ही था और बाद में भी H2O ही है। तो क्या यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो क्या आप इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए
सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होना जरूरी है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। यहाँ पे ये क्या हुआ है, सिर्फ फिजिकल चेंज, और इसी फिजिकल चेंज को फेज ट्रांजिशन भी हम बोल सकते हैं, फेज ट्रांजिशन। क्लियर? इसको केमिकल रिएक्शन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपोजिशन तो चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो गया है, पहले कार्बन और ऑक्सीजन थे, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। तो इस टाइप के केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जबकि इसको हम सिर्फ फिजिकल चेंज बोलेंगे, इसे केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। क्लियर? अब दूसरा सवाल उठता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन को ही अगर हम मैथमेटिकल रूप में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या हो गया, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो क्या मुझे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का भी एक, आपस में कंबाइंड होकर CO2 के कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम या मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम या मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्लियर? ये जो मैंने बताया ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है, पर आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई है ताकि आप आगे जाके कभी भी कंफ्यूज ना हो। अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आता है एग्जाम में तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट इसने क्या बोला, किसने, डाल्टन ने क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन में एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखिए इधर ये केमिकल इक्वेशन है, C+O2 गिव्स CO2। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या है, कार्बन है, और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, कार्बन है। तो मुझे ये बताइए रिएक्शन के दौरान क्या कार्बन एटम खत्म हुआ, क्या डिस्ट्रॉय हुआ, क्या नहीं हुआ। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी मुझे ये बताइए कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन है, बिल्कुल है। तो मुझे ये बताइए ये कार्बन कहीं से नया बना है या जो रिएक्टेंट साइड वाला कार्बन है वही कार्बन यहाँ पे आया है, वही कार्बन यहाँ पे आया है, कोई नया कार्बन तो नहीं आया। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, कुछ यहाँ पे भी रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो क्या प्रोडक्ट में कोई नया एटम कोई ऐड हुआ क्या, कार्बन ऑक्सीजन के अलावा? नहीं हुआ, जो पहले थे वही तो यहाँ पे पहले कार्बन और ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में भी कौन सा एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, कोई नया तो नहीं आया। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान कोई नया एटम क्रिएट नहीं होता है। और दूसरा, रिएक्शन के दौरान कोई एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ये कार्बन पहले था अभी भी है, इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होता तो हम कह सकते थे कि रिएक्शन में कार्बन कहाँ चला गया, वो तो ख़त्म हो गया। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम ख़त्म होता है, ना तो कोई डिस्ट्रॉय होता है और ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब इधर देखें, ये जो बात कही इसने कि किसी भी रिएक्शन के दौरान एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से इस वाले कॉन्सेप्ट से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस वाले कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट नंबर 5 से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में कितने लॉ आते हैं, 2 लॉ। ऐसे तो और भी लॉ है लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से 2 लॉ। कौन कौन से? एक तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप समझ गए होंगे, एंड कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, रिलेशन इन बिटवीन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगला कॉन्सेप्ट इसने क्या बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 6, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, या तो दो चीज़ें जुड़ सकती है या कोई चीज़ टूट सकती है, या फिर उनमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखिए इधर ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हुआ। आ रही है बात समझ में, A + B गिव्स AB, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन का। AB टूट जाए, AB गिव्स A + B, तो ये किसका हो जाएगा, सेपरेशन का। आ रही है बात समझ में। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई एटम कहीं दूसरी जगह से आकर किसी दूसरे को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। जैसे कि कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मेरा हाथ टूट कर नाक की जगह लग जाए, नाक टूट कर हाथ की जगह लग जाए, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, या सेपरेशन हो सकता है, या रीअरेंजमेंट हो सकता है। हालांकि 10th में आप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और भी कई तरह की होती है, पर इन्होंने सिर्फ इन 3 चीज़ों की बात करी, कॉम्बिनेशन, रीअरेंजमेंट या फिर सेपरेशन। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट ये क्या बोलते हैं, इधर देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट, कि दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो अगर डिफरेंट रेशियो में रिएक्ट करे तो जो कंपाउंड होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। H2O तो हुआ वाटर और H2O2 हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इधर देखिए, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में अगर रिएक्ट करते हैं तब तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर 1:16 के रेशियो में अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी कि दो एलिमेंट है, अगर डिफरेंट रेशियो में अगर रिएक्ट करते हैं तो उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये रेशियो किसके हैं, इनके मास रेशियो है, जो कि मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। इधर देखिए H2O का तो आपको पता है कैसे निकाला है, H2O2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 × 2 32 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो 1:16। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर। दूसरा देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिले तो क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। और एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, 3:4 में कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 3:8 में कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती है और वो किस तरीके से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है।